हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट हमारा जिसका नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह हमारा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, चाहे आप स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए जा रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए जा रहे हो, ये सब्जेक्ट आपके लिए बैकबोन क्रिएट करता है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें काफी सारे कंसेप्ट्स आते हैं जो हमने लर्न करने हैं। आज हमने जो स्पेसिफिकली टॉपिक डिसाइड किया है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकेट्री। पहले कुछ क्लासेस में हम अच्छे से देखेंगे कि ये साइकेट्री होता क्या है, इसमें हम क्या चीज स्टडी करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे, जो फिर धीरे धीरे हमारी फाउंडेशन बनेगी। और आगे क्या होगा, जब हम कंसेप्ट्स पे आएंगे, डिजीजेस पे आएंगे, तब हमें इजी होगा वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करना। सही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो ड्रॉप कर सकते हो इन कमेंट्स, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आखिर हुआ क्या था? जो हमारा मेडिकल फील्ड है बच्चे, हमारा पूरा मेडिकल फील्ड जो है उसका पर्पस क्या है? हमारे पूरे मेडिकल फील्ड का एक मेन पर्पस है, वो है हेल्थ। कि जो भी हमारे पास इंडिविजुअल्स है उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर होनी चाहिए। यही पूरे मेडिकल फील्ड का कंसर्न है कि जो हम लोग इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, उनकी जो लाइफ है वो बेहतर होनी चाहिए। इसलिए जो इसका मेन फोकस है वो हेल्थ पे ही होता है। आखिर ये हेल्थ होता क्या है और ये इम्पैक्ट क्यों होता है, ठीक है? ठीक है, तो बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक, बिफोर वी गो इनटू द लेक्चर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है सहरिश रमजान और मैं आपको ट्यूटर करूंगी थ्रू आउट दिस। जो आपका सब्जेक्ट है इसमें मैं ही आपको पढ़ाऊंगी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छे से समझ आएगी। बेटा, जहां पे आपको समझ ना आए प्लीज आप मुझे बताइए, सो दैट मैं आपको वो क्लियर कर दूं, ठीक है? तो चलिए, मेडिकल फील्ड का जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ये हेल्थ बेसिकली इम्पैक्ट किस वजह से होती है? चलो, एक हमारे पास एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, वो हेल्दी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसकी ये हेल्थ इम्पैक्ट हुई कैसे, उसकी जो हेल्थ है वो खराब हुई कैसे? तो दो चीजें हो सकती है बेटा, या तो इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, बॉडी में कोई सपोज करो पैथोजन आ गया इसकी बॉडी में, एक पैथोजन आ गया, एक बैक्टीरिया आ गया, एक बैक्टीरिया आ गया इस नॉर्मल पर्सन की बॉडी में। तो वो पैथोजन कौन है, ये हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में, कि वो पैथोजन कौन है, कि जो हमारे बैक्टीरिया साहब है वो है कौन। जैसे कोविड-19 है, हमारे पास कोई वायरस है फॉर एग्जांपल, तो वो आया कहाँ से, वो है कौन, वो हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसके बाद जो हम देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया था, ये पैथोजन जो था, ये इंडिविजुअल तक, एक पर्सन तक कैसे पहुंचा, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या था। बच्चे, हम देखेंगे कि ये बैक्टीरिया जो था, चाहे पानी में प्रेजेंट था या कहीं पे भी प्रेजेंट था, ये एक इंडिविजुअल तक कैसे पहुंचा, इसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ, वो हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। हमारा एक और सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये हम उसमें पढ़ते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। समझ आई मेरी बात? हो गई दो चीजें। अब अगर हमने देखना होगा कि ये जो पैथोजन है हमारी बॉडी में चला गया, सपोज चला गया, ठीक है, अब इन्होंने हमें बता दिया कि ये अंदर कैसे गया। अब हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है इसने किस सिस्टम पे इफेक्ट किया। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है, मेरे पास लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो पैथोजन है इसने इम्पैक्ट किसको किया, उस सिस्टम को, जिस सिस्टम को इसने इम्पैक्ट किया वो हम स्टडी करते हैं एनाटमी। एनाटमी फिजियोलॉजी में किस सिस्टम को इफेक्ट किया, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में
और इसने डिजीज कौन सी कॉज की? फिजियोलॉजी। इसने डिजीज कौन सी कॉज की? ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। इसने कौन सी डिजीज कॉज की? वो हम पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल में। कहाँ पे पढ़ते हैं? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हमारा एक और सब्जेक्ट होता है जहां पे हम पढ़ते हैं कि ये जो पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर हुआ या एक पेशेंट की बॉडी में एंटर हुआ, इसने प्रॉब्लम क्या की, डिजीज क्या की। अब देखो, मुझे बैक्टीरिया आ गया है, ठीक है, कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, अब मेरी बॉडी में मौजूद है, राइट। तो उसके बाद ये मेरे अंदर बैक्टीरिया आया कैसे? मैंने कंटामिनेटेड फूड ले लिया था, मैंने स्ट्रीट फूड ले लिया था, उसमें मौजूद था और मेरी बॉडी में आ गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो इसने क्या किया, ये इसने इम्पैक्ट किया मेरे, फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग मतलब मेरी स्टोमक में प्रॉब्लम हो गई, मतलब जो मेरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, मेरा जीआईटी है, उस पे इसने इफेक्ट किया। और डिजीज कौन सी कॉज की? फूड पॉइजनिंग। ठीक है, समझ आ रहा है सबको यहां तक? ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये थे वेरियस सिस्टम्स। अब ऐसा करते हैं कि इस वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, इतनी बीमार हो गई, इतना बीमार पेशेंट हो गया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया, और इस पे हमने कुछ प्रोसीजर्स करने पड़े, इसका ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स करने पड़े। तो वो जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सारा कुछ हम इंक्लूड करते हैं अनदर टॉपिक सब्जेक्ट में, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? समझ आया कि सब्जेक्ट में हम कौन सी चीज पढ़ते हैं? वी आर स्लोली गेटिंग टू साइकेट्री। स्टेप बाय स्टेप मैं साइकेट्री पर भी पहुंच जाऊंगी, बस अब ध्यान रखिए कि कहाँ पे क्या होता है। अगर कोई प्रोसीजर करना होगा तो वो हम स्टडी किस में करते हैं? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। नेक्स्ट जो हमारा है बेटा, अब अगर हम देखें कि ये जो पर्सन था, जो हमारा पर्सन बीमार हुआ, अगर वो एक बच्चा था, क्या था? एक बच्चा था, इट वॉज ए चाइल्ड, एक छोटा बच्चा था जिसको डिजीज लग गई थी, तो ये हम अलग से पढ़ते हैं। बेबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनकी स्टडी हम क्या करते हैं? एक अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, CHILD, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो ठीक है, जो बच्चों की स्टडी होती है वो हम अलग सब्जेक्ट में करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इतना सबको समझ में आया? समझ में आया अच्छे से सबको? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ साथ फीडबैक देते रहे। वेरी गुड। अब अगर ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, जिस पर्सन को इफेक्ट हुआ है वो एक प्रेग्नेंट लेडी है फॉर एग्जाम्पल, तो प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपने इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ा कि ओबीजी के रिलेटेड, प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज होते हैं वो हम गायनेकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ओबीजी में स्टडी करते हैं। गायनेकोलॉजी में हम वो सारा सिस्टम देखते हैं। तो ये तो था अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड कोई इश्यू है। गायनेकोलॉजी में हम कोई भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी इश्यू होता है, जो भी इश्यू रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड होता है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रेगनेंसी की एक एग्जांपल दी, वो भी चेंज होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही। इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिए, अब अगर ऐसा हुआ कि ये सारे सिस्टम तो मैम हमने देख ही लिए, मैम अगर ये प्रॉब्लम ब्रेन को हो जाती है तो हम कहाँ पढ़ेंगे? समझ में आ रही है मेरी बात? क्या आप इस सब को लिंक कर पा रहे हो कि ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी बॉडी में आया, किस किस सिस्टम को उसने इफेक्ट किया? ठीक है, अब हम पहुंच गए कि सिस्टम पहुंचते पहुंचते हम पहुंच गए कहाँ पे? ब्रेन पे। वेरी गुड। हमारी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी का कमांड सेंटर, मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है बेटा? ब्रेन। अगर इसने ब्रेन को इंपैक्ट किया तो अब दो चीजें हो सकती है। अब ध्यान रखना, हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं बेटा। ये है ब्रेन, ठीक है। अब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन में कोई इश्यू आ गया, अब इस ब्रेन के दो कंपोनेंट्स होते हैं।
ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है एनाटॉमिकल कंपोनेंट, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका ब्रेन है, जो आपने ब्रेन देखा है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो बेटा हम देखेंगे कि ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने ये ब्रेन तो देखा ही होगा ना, ऐसा समहाउ कुछ ऐसा होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, जो भी है, फिर ऐसे होता है, समझो ये ब्रेन है, ये वाला जो ब्रेन हमारा होता है ये इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम इसको आ गई, अगर कोई पर्सन है, चलो एक एग्जांपल ले लो, एक पर्सन है हमारे पास, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बाइक पे तेज जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका क्रेनियम जो है वो डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, उस प्रेशर की वजह से इसको प्रॉब्लम आ गई। इसको एक प्रॉब्लम आ गई कि ब्रेन में हमारी कुछ कवरिंग्स होती है जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है बेटा। ये मेनिंजेस क्या होती है, ये ब्रेन की कवरिंग्स होती है, ज्यादा तो नहीं लगी लेकिन फिर भी इसकी जो ब्रेन की कवरिंग्स थी उनमें प्रॉब्लम आ गई। तो अगर कभी भी इस ब्रेन के स्ट्रक्चर पे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मेनिंजेस, और इसकी वजह से इसको डिजीज हो गई, सपोज करो मेनिंजाइटिस, राइट डाउन करें मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गई, साइड नोट पे बोल रही हूं, जहां पे भी आप ITIS देखोगे किसी भी डिजीज में, तो बच्चे उसका क्या मतलब होता है बताइए, एनीबडी इन द क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए मुझे, अगर कोई भी डिजीज है जिसके साथ में लास्ट पे ITIS है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है, वेरी गुड, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन हुई है, राइट डाउन, ये आपने याद रखना है, इन्फ्लेमेशन, उसका मतलब है उस ऑर्गन में क्या हुई है, इन्फ्लेमेशन। अब रिलेट करो, अब देखो मेनिंजाइटिस, इसका मतलब जो मेनिंजेस है, ब्रेन की कवरिंग्स है, उनमें क्या आई है, इन्फ्लेमेशन। समझ में आ गया, अच्छे से सबको समझ में आ गया, हाँ जी, वेरी गुड, इन्फ्लेमेशन करेक्ट आंसर, अमनदीप कौर जो भी है, वेरी गुड, इन्फ्लेमेशन। तो ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन आ गई। ये जो सारी चीजें हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के रिलेटेड, बेटा ये भी हम पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, MSN, राइट डाउन, ये हम स्टडी करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। इतना सबको क्लियर है, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। लेकिन मैम हमारे पास तो ब्रेन का एक और कंपोनेंट भी है, आपने बताया था, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया एक कंपोनेंट जो था वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था। अब जो दूसरा कंपोनेंट है ब्रेन का वो होता है माइंड। क्या होता है, माइंड। नोट कर लो बच्चे, ब्रेन के, मैंने आपको बोला कि अगर कोई इंजरी आई है ब्रेन पे तो वो दो चीजों पे आ सकती है, या तो वो इंजरी आई होगी ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे जो मैंने एक्सप्लेन किया, या तो फिर वो आएगी कहाँ पे, माइंड पे आएगी, ठीक है मैम। अब आप बताइए, ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो माइंड है, मैम ये माइंड होता क्या है, ध्यान रखिए बच्चों, माइंड में हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्रेन, कुछ ऐसे सपोज कर लो आप फंक्शंस ऑफ ब्रेन है जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्रेन जो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बेटा। अब मैम एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, यू आर वेरी मच, आई एम वेरी मच विजिबल, है ना, मैं अच्छी तरह से आपको दिख रही हूँ। अब मैं आपको बोलूंगी कि मेरे अंदर एक सोल भी है, एक रूह भी है, मेरे अंदर एक आत्मा है, जो हिंदी में हम इसको कहते हैं सोल को,
तो ऐसा है, ठीक है। तो हम सोल को देख नहीं सकते, ठीक है, मुझे ऐसे सोल दिख तो नहीं रहा आंखों से, मैम ये आप क्या बोल रहे हो, लेकिन हम सबको पता है कि सोल एग्जिस्ट करता है। तो वो कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है लेकिन उसको हम सिर्फ फील कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, which we can only feel, which we can only feel, जो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको बोलूंगी, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ लव, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सैडनेस, ठीक है, मैं बता रही हूं कि मैं सैड हूं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैम सैड है, या आपको लग रहा है कि मैं खुश हूं, ठीक है, ये सारी एक्सप्रेशंस होती है। मैं आपको थोड़ी ना, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे तुमसे नफरत है, अब मैं थोड़ी ना नफरत आपको शो कर सकती हूँ, मुझे आपसे प्यार है, मैं आपको ये प्यार शो नहीं कर सकती, ठीक है। इन सब चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, आप ये एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हो। इसी तरह जो हमारा माइंड का कंपोनेंट होता है, पूरा साइकेट्री जिस बेसिस पे चलता है वो होता है बेटा माइंड। साइकेट्री का पूरा गेम जो है वो किस चीज पे चलता है, माइंड के। ऑल ऑफ साइकेट्री रिवॉल्व्स अराउंड माइंड, पूरा का पूरा चक्कर कहाँ पे लगाती है ये, माइंड के इर्द गिर्द। इसीलिए माइंड को इम्पोर्टेंट, माइंड को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइंड में आप याद रखोगे, हम कुछ फंक्शंस ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी बेटा, मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं। अब मैं आपको दिखा नहीं सकती ना कि मेरी 3 किलो की मेमोरी है, नहीं दिखा सकती ना, मैं नहीं बोल सकती इसकी मेमोरी तो 1 ग्राम भी नहीं है, ठीक है। तो इट इज समथिंग दैट्स एब्स्ट्रैक्ट। मेमोरी होती है हमारे ब्रेन की रिटेंशन पावर, हम अपने ब्रेन में कितना याद रख सकते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, रफली कह रही हूँ, उसको हम कहते हैं मेमोरी। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, थॉट्स। थॉट्स क्या होते हैं, थॉट्स होते हैं आइडियाज, जो हमारे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आइडियाज होते हैं, आइडियाज अबाउट समथिंग, आइडियाज अबाउट समथिंग, उनको हम कहते हैं थॉट्स। क्या कहते हैं बेटा, थॉट्स। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन नर्सिंग, या आप किसी कोई एग्जाम देने जा रहे हो, स्टाफ नर्स का एग्जाम देने जा रहे हो, तो मैं आपको कहूंगी कि आपके थॉट्स क्या है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, चलो बताओ मुझे, आपके माइंड में क्या आएगा, एग्जाम आएगा कि ये एग्जाम होता क्या है, वेरी गुड, इसकी डेफिनेशन आएगी, फिर आप सोचने लगोगे कि जब मेरी सिलेक्शन हो जाएगी फिर मैंने कहाँ पे करना है, ज्वाइन कहाँ पे करना है, वेरी गुड बेटा, स्ट्रेस कोई बच्चा कह रहा है, अमनदीप कह रही है कि स्ट्रेस माइंड में आता है, वेरी गुड, तो ये भी इसकी माइंड में क्या हो गया, एक थॉट जनरेट हो गया कि एग्जाम के रिलेटेड मुझे स्ट्रेस है, बाय द वे वेरी गुड, इट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, ये जरूरी होता है ये स्ट्रेस एग्जाम पे फोकस करने के लिए, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है, इसी तरह थॉट है आपका आएगा कि मेरी सैलरी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे थॉट्स जब आप अपने, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जब आपके माइंड में आएंगे, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, थॉट्स कहते हैं। चीज तो मेरे पास एक थी, मैंने आपको एग्जाम बोला था, आपकी जो स्टाफ नर्स का एग्जाम है, जो आपकी स्टाफ नर्स का एग्जाम है बेटा, मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, इसके बारे में आपने क्या क्या बोला, मैम ये हमारा एग्जाम है, इसमें ये सब्जेक्ट है, हमें स्ट्रेस है, ठीक है, और हमारी सैलरी इतनी रहेगी, फिर एग्जाम की डेट ये है। ये जो पॉइंट्स आपके पास है, ये सारे पॉइंट्स जो है इनको हम थॉट्स कहते हैं। मेमोरी, थॉट्स, इसी तरह परसेप्शन है, प्लानिंग है, इमेजिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं लिखूंगी प्लानिंग, आप किसी, आपने अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कोई प्लानिंग की होगी, ठीक है, तो वो भी क्या है, पार्ट ऑफ थॉट्स, वेरी गुड, या फिर हम कहते हैं माइंड का पार्ट है, माइंड का एक फंक्शन होता है। इसी तरह बेटा एक और चीज है इमेजिनेशन। अब आप तो माशाल्लाह सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, वो क्लास में होते हैं लेकिन सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, खुद उनको थॉट्स कहाँ ले जाते हैं,
इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। तो डोंट गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन राइट नाउ, अभी क्लास में बैठो, अभी हमने इमेजिनेशन ही पढ़ना है। तो इमेजिनेशन भी कहाँ पढ़ते हैं हम, माइंड के फंक्शंस में पढ़ते हैं। इसी तरह इसमें बहुत कुछ आता है, परसेप्शन आता है, वो सारा कुछ टर्मिनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। मुझे बताइए यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? सबको अच्छे से समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, हाँ जी मैम, ओके ओके। मेरी आई साइट वीक है, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? तो चलिए बेटा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, यहाँ पे सब बच्चे ध्यान रखेंगे। हमने क्या देखा, हमने स्टडी किया सारा ब्रेन। देखिए बेटा, हमने देखा कि ब्रेन जो है ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, फिर मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपको बोला माइंड में क्या आता है, मेमोरी आती है, थिंकिंग है, आप कुछ सोचते हो वो भी तो माइंड का ही पार्ट है, राइट। हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्लानिंग, इमेजिनेशन एंड परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। सुनो बेटा, परसेप्शन क्या होता है, रफली बोल रही हूँ। हर एक इंडिविजुअल का, हर एक पर्सन का जो परसेप्शन है वो डिफरेंट होता है। मैम इसका क्या मतलब है, देखो हम तो सब नॉर्मल है, वी आर ऑल मेंटली हेल्दी। अगर मैं ये चीज आपको दिखाऊंगी, व्हाट इज दिस, पेन, वेरी गुड, हमने क्या कहा, ये पेन है क्योंकि हम नॉर्मल है। लेकिन कुछ मेंटली इल लोग ऐसे होते हैं जिनको मेंटल हेल्थ का इश्यू होता है, तो दे डू नॉट परसीव इट एज पेन, उनको ये पेन नहीं दिखता, उनको ये कुछ और दिखेगा। दे कैन इवन से इट इज कोई वेपन लेकर आई है मैम मुझे मारने के लिए। होता है बेटा, कुछ ऐसे भी हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनको सीधे लगेगा कि ये मैं चाकू लेकर आई हूँ और मैम हमें मारना चाहती है, लेकिन बेटा ये क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा पेन है। तो मैंने परसीव किया इसको एज पेन, किसी और ने सेम पेन को परसीव किया एज अ वेपन, तो ये इसको हम परसेप्शन कहते हैं कि आपको ये चीज क्या दिखती है, राइट। ये चीज आपको क्या दिखती है वो होता है हमारा परसेप्शन। अब हम देखेंगे, अब हमने स्टडी करना है अनदर टॉपिक कि मैम साइकोलॉजी पढ़ना है या फिर साइकेट्री, ठीक है। बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम साइकोलॉजी पढ़नी कि साइकेट्री पढ़नी। आज हम ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? वेरी गुड, पुराना टॉपिक हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। तो चलिए बेटा, हम पढ़ते हैं अब डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। देखो बच्चों, ये साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी, हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन विल बिल्ड अ फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हमारी बेसिक्स है उनको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। साइकोलॉजी होता है जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी तो हम माइंड ही कर रहे हैं, इसमें भी माइंड की ही स्टडी कर रहे हैं बेटा, लेकिन एक ऐसे इंडिविजुअल में जो नॉर्मल है, जो क्या है, नॉर्मल, ब्रेन के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, वो जब हम एक हेल्दी इंडिविजुअल में स्टडी करते हैं, उस चीज को हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। साइकोलॉजी साइंस की ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ माइंड करते हैं, लेकिन कब, जब एक पर्सन नॉर्मल होता है। इसका मतलब जब हम नॉर्मल फंक्शन स्टडी करते हैं। अब हमने देखना है फॉर एग्जांपल मेमोरी क्या है, ठीक है। अब हमने स्टडी करना है मेमोरी, अब हमने देखना है कि इस मेमोरी में होता क्या है, लेकिन जिस पर्सन में हम मेमोरी का पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। उसको कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, उसको कोई भी डिजीज नहीं है, वो अच्छे से बातों को समझता है, ठीक है। तो उसका जो माइंड है दैट्स टोटली नॉर्मली फंक्शनिंग, वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करता है। जब हम वो चीज स्टडी करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा? साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है साइकियाट्री। साइकियाट्री में भी हम सेम चीज ही करते हैं, साइकियाट्री
क्या पढ़ते हैं हम साइकेट्री में? फिर से बेटे, वेरी गुड, अगेन वी स्टडी माइंड, बट दिस टाइम द एबनॉर्मैलिटीज इन फंक्शन. नोट डाउन द वर्ड एबनॉर्मैलिटीज. एबनॉर्मैलिटीज, इस टाइम हम एबनॉर्मैलिटीज ऑफ ब्रेन फंक्शन या एबनॉर्मैलिटीज ऑफ माइंड फंक्शन, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. एबनॉर्मैलिटीज ऑफ माइंड फंक्शन. ध्यान रखेंगे बेटा. फिर से, साइकेट्री में हम क्या चीज स्टडी करते हैं? एबनॉर्मैलिटीज ऑफ माइंड फंक्शन. अब इसमें क्या क्या आ गया? जैसे मैंने आपको बोला था, मेमोरी है किसी पर्सन की, मेमोरी है या थॉट है. अभी तक हम स्टडी कर रहे थे कि ये थॉट क्या है, मेरे बड़े अच्छे थॉट्स है, बड़े पॉजिटिव थॉट्स है. यहां तक तो पर्सन ठीक था. साइकोलॉजी में हम अच्छे से स्टडी कर रहे थे, बेटा थॉट की ये डेफिनेशन है, वो है. अब एक पेशेंट हमारे पास आया, जिसके थॉट्स ही सही से काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो बहुत ज्यादा फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव सोच रहा है. ठीक है, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसको. तो ये जो सुसाइडल थॉट्स है, ये थॉट्स नॉर्मल नहीं है. तो ये हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? साइकेट्री में. तो क्या आपको समझ आ रहा है कि हम साइकेट्री में कैसे एक पर्सन की सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स को देखेंगे? और जब आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट बनोगे, आप एक अच्छी साइकेट्रिक नर्स बनोगे, आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा पेशेंट है, इसको तो ऐसा है, इसको तो सुसाइडल थॉट्स है, तो हम इसकी लाइफ बचाएंगे. कैसे बचाएंगे? वो हम कहाँ पढ़ेंगे? वेरी गुड, साइकेट्री में ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे कि इन इंडिविजुअल्स को हम कैसे पहचानेंगे और उसके बाद हम उनको ट्रीटमेंट कैसे देंगे ताकि हम इनको बचाए. हमारा मेन मकसद ही क्या था जब हमने स्टडी किया था कि मेडिकल फील्ड का जो मेन पर्पस होता है वो होता है एक पर्सन को हेल्दी बनाना. ठीक है, एक पर्सन की हेल्थ पे हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो आपको समझ आया कि धीरे धीरे कैसे सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है? अच्छे से, वेरी गुड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया कि इन दो चीजों में क्या डिफरेंस है? ओके, वेरी गुड. लेट्स मूव अहेड. I'll give you two words. One is disease. One is beta disease. Another is disorder. Another is disorder. मैम दोनों तो सेम होते हैं. अभी तक तो हमने यही सुना था कि डिजीज और डिसऑर्डर एक दूसरे की जगह यूज होते थे. They are the terms that we use interchangeably. एक दूसरे की जगह यूज करते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरचेंजेबली. लेकिन मैम आप तो कह रहे हो ये डिफरेंट है, तो हम देखेंगे कि ये दो टर्म्स कैसे डिफरेंट है. जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर में भी क्या है? प्रॉब्लम. आपकी लाइफ में फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है. ठीक है, अपनी प्रॉब्लम साइड में रखो और साइकेट्री और जो अभी आपकी स्टडीज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस करो. तो डिजीज और डिसऑर्डर दोनों में हमारे पास बच्चे क्या होती है? प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे हमें इसका एक पर्टिकुलर कॉज पता होता है कि किस वजह से हुई. हमें पता होता है पर्टिकुलर कॉज कि किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई. मैम एक पेशेंट को फीवर हुआ है. फीवर क्यों हुआ है? क्योंकि इसको इन्फेक्शन हुआ है. बेटा इन्फेक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि मैम इसके अंदर एक बैक्टीरिया आया है. तो क्या आपको पता है कि मुझे क्या है? फीवर है. किस वजह से हुआ है? इन्फेक्शन. मुझे नहीं हुआ, पेशेंट को हुआ है. उसके बाद किस वजह से हुआ है? क्योंकि बैक्टीरिया अंदर आ गया. अब आप मुझे ठीक कैसे करोगे? चलो मैं आपके पास पेशेंट आ गई, मैंने आपको बोला कि मुझे फीवर है, तो आप क्या कहोगे? मैम हमें नहीं पता क्या करना है. नहीं बेटा, आप क्या कहोगे कि मैम हम आपको पीसीएम देंगे, कोई भी पैरास्टामोल हम आपको देंगे, आप ठीक हो जाओगे, आपका फीवर जो है वो सबसाइड हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता था कि डिजीज क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम है इसका किस वजह से हुई है ना. और ये भी फिर आपने, क्योंकि आपको पता है बेटा, जब आपको कॉज पता होता है ना किस वजह से हुआ,
तभी आप एक डिजीज को ट्रीट कर सकते हो। आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट में मेंटल प्रॉब्लम है क्या, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, है ना, नहीं कर सकते। तो अब अगर हमें ये चीज पता होगी तभी हम कर सकते हैं। तो डिजीज में हम इजीली क्योर कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका क्या पता होता है, कॉज हमें पता होता है। लेकिन बच्चे जो डिसऑर्डर होता है, यहाँ प्रॉब्लम तो होती है लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर कॉज हमें पता नहीं होता। नो डेफिनेट कॉज, हमें पता ही नहीं होता कि किस वजह से हुआ है। डेफिनेट कॉज, नो डेफिनेट कॉज, हमें पता ही नहीं होता है कि ये जो प्रॉब्लम एक पर्सन को हुई है ये किस वजह से हुई है। ठीक है, ये एक फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी होती है हमारी बॉडी में जिसकी हम वजह से, देखो मैं समझाती हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया। आप ध्यान दो, यहाँ पे एक एबनॉर्मेलिटी तो आ गई, ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम जो मैंने आपको बोला एक एबनॉर्मेलिटी तो आ गई, इसकी वजह से हुआ क्या। जैसे अभी बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा था, इन्फेक्शन हो रहा था ना, इन्फेक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी अब क्या हुआ, एबनॉर्मेलिटी हो गई। लेकिन इससे इसकी वजह से आपका जो है वॉच अगेन बैक्टीरिया था, ठीक है, या इन्फेक्शन था, इसकी वजह से हुआ क्या था, फीवर हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है, इसकी वजह से हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम, पूरा बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, बिहेवियर जो है हमारा, बिहेवियर वो डिस्टर्ब हुआ है। वो एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है जब कोई भी फंक्शन, देखो बेटा, या तो कोई चीज नॉर्मल होगी या तो कोई चीज एबनॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब होता है जब हर एक फंक्शन जो है वो सही से हो रहा है, फंक्शन हैपनिंग प्रॉपरली, जब फंक्शंस जो हमारे हैं वो प्रॉपरली हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फंक्शन। मेरा हार्ट अभी बीट कर रहा है, जब हार्ट बीट कर रहा है उसका काम ही है बीट करना, ठीक है, ब्लड को पंप करना, तो वो उसका क्या है, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। अब मेरा हार्ट कह रहा है कि नहीं, मैं सही से नहीं करूंगा, मैं नाराज हूं, मैं बीट्स जो है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं करूंगा, तो उसकी वो पंपिंग एबिलिटी जो तेज हुई है, जैसे इसने कहा मैं तो तेज करूंगा, ठीक है, मैं हार्ट कह रहा है कि मैं बीट्स जो करूंगा वो तेज करूंगा, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, तो वो उसका नॉर्मल फंक्शन मत है। नॉर्मली तो हमारा हार्ट वैसा नहीं करता, इस फंक्शन को चेंज होने को हम कहते हैं एबनॉर्मल। जब कोई भी जो फंक्शन है वो ऑल्टर हो जाता है, व्हेन ए फंक्शन ऑल्टर्स का मतलब होता है चेंज करता है अपनी काम को, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल। इस एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने को ही हम एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया सबको अच्छे से, वेरी गुड। तो ये जो एबनॉर्मेलिटी होती है, मैं ये रब कर दूं, ठीक है बेटा, ये जो अब हम देख रहे थे एबनॉर्मेलिटी हो गई। अब लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया तो नहीं है मैम, मैंने तो बताया आपको कि बिहेवियर इसका डिस्टर्ब हो गया। पर्सन के साथ बात करते हैं, आप अपनी सिबलिंग के साथ, अपनी भाई बहन के साथ बात करते हो, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, आप नॉर्मल बात करते हो वो आपको खा जाता है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, उसका बिहेवियर क्या है, बिल्कुल एबनॉर्मल है। मैम वरना कहाँ सिबलिंग्स नॉर्मल होते हैं, मैं इमेजिन करो कि आपका सिबलिंग जो है वो नॉर्मल था पहले, अब एबनॉर्मल हो गया, लेकिन अब आप पता नहीं कर सकते कि यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, हमें एक पर्टिकुलर कॉज नहीं पता होता, मल्टीपल कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि ये की चीज, हम ये बिहेवियर जो इसका डिस्टर्ब हुआ है ये हम कैसे ठीक करेंगे। अब आप कहोगे कि चलो फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रेस है, ठीक है, या इसको मम्मा से डांट पड़ी है, ठीक है, पेरेंट्स से इसको डांट पड़ी है, उसकी वजह से भी इसको गुस्सा है, उसकी वजह से चिड़चिड़ा हुआ है, इसी तरह बहुत से रीजंस होते हैं। इसका फ्रेंड सर्कल सही नहीं चल रहा, ठीक है, इसके जो सोशल रिलेशन है वो सही नहीं चल रहे, ठीक है, इन सब की वजह से इसको क्या हुआ है, इसका बिहेवियर हुआ है डिस्टर्ब। अब बंदे को आप इतनी मेडिसिन थोड़ी ना दोगे, स्ट्रेस की अलग, पेरेंट्स की वजह से अलग, सोसाइटी सोशल कॉजेज की वजह से अलग। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होता है कि ये जो एबनॉर्मलिटी हमारे साइकेट्री में जो हम पढ़ते हैं
वहां पे डिसऑर्डर जो होता है, बिहेवियर तो इंसान का चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। अब बंदा ऐसे ही नहीं बोलेगा कि मैं मुझे ये वेपन दिख रहा है जब तक उसको ये दिख ना रहा हो, ठीक है। तो ये इसमें चेंज आ गई होती है और इसके लिए बहुत से कॉजेस होते हैं। लाइफ टाइम इंसान बहुत से स्ट्रेसेस थॉट्स ऐसे कैरी करता है जिनकी वजह से ये हो जाता है। तो मैम क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मेंटली इल पीपल होते हैं, मेंटली जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, जो मेंटली अनहेल्दी होते हैं, क्या उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? नहीं बेटा, हर एक चीज के पास हमारा एक प्रॉपर अप्रोच होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी होती है, जो हमने हर एक डिजीज में अलग अलग से स्टडी करनी है ताकि हमको समझ आ जाए कि हम इन पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे। दे आर नॉट सेम। ओके, लेट मी गो बैक टू द स्लाइड फर्स्ट। आ जाओ बेटा यहाँ पे। साइकोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर व्हेन ए पर्सन इज नॉर्मल। समझ आ गया? या हम इसको और कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड एंड इट्स फंक्शन इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद मैंने आपको बोला कि साइकेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एनी एबनॉर्मैलिटीज ऑफ माइंड। नेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिजीज क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट सब बताएंगे कि क्या आपको समझ में आ गया? फाइटिंग होती है, वेरी गुड, अच्छी खासी फाइटिंग होती है सिबलिंग्स के बीच में, वेरी गुड बेटा। तो अब एक और चीज मैम, जब आपने क्लास स्टार्ट की थी आपने कहा था कि हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्या मैंने ऐसा ही कहा था? yes. आपको याद है कि आप भूल गए? आपकी मेमोरी वीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मेमोरी अच्छी है माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको याद है? वेरी गुड। ऑफलाइन स्टूडेंट्स की मेमोरी भी ठीक है, गुड। तो आपने बताया था मैम हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, लेकिन आपने तो हमें साइकोलॉजी और साइकेट्री पढ़ा दिया। बेटा हर एक स्टेप जरूरी होता है। मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ कि जब भी हम कोई चीज स्टडी करते हैं, बेसिक से स्टडी करते हैं, इससे क्या होगा, हमारी फाउंडेशन बिल्ड होगी और हमें कंसेप्ट आगे आगे फिर समझने में इजी हो जाएगा। समझ आ रहा है अच्छे से? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई क्वेश्चन? तो चलिए बेटा अब हम देखेंगे इस साइकेट्री और मेंटल हेल्थ में क्या डिफरेंस होता है। चलो आप बताओ पहले मुझे, साइकेट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? साइकियाट्री में हम पढ़ रहे थे एबनॉर्मैलिटीज ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ठीक है। एबनॉर्मैलिटीज पढ़ रहे थे, एबनॉर्मैलिटीज ऑफ ब्रेन फंक्शन या माइंड फंक्शन, एबनॉर्मैलिटीज ऑफ माइंड फंक्शन। माइंड के जो भी फंक्शंस ऑर्डर होते हैं हम उनको स्टडी कर रहे थे। अब ये जो साइकेट्री है बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज, पे वेरी वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस थिंग प्लीज, ठीक है। ये जो साइकेट्री है इसमें हमें बहुत से डिसऑर्डर्स आते हैं, वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स, कितने, बहुत बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स हमने इसमें स्टडी करने पड़ते हैं। तो अब हुआ क्या, एक चीज डिसाइड हुई और कहा गया कि इस साइकेट्री में से हम कुछ चीजें निकाल देंगे, कुछ टॉपिक्स है, कुछ डिसऑर्डर्स है जो हम इसमें से अलग निकालेंगे। पर मैम अलग निकालेंगे क्यों? क्योंकि वो जो टॉपिक्स है वो रेलेवेंट है नर्सिंग फील्ड के। जो नर्सिंग फील्ड है वो सारे डिसऑर्डर्स जो नर्सिंग फील्ड के रिलेटेड है उनको हम स्टडी करेंगे अलग से। और इन टॉपिक्स को जो नर्सिंग फील्ड के रिलेटेड है इनको सेपरेट किया गया इनटू अ सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं आया? एबनॉर्मैलिटीज ऑफ माइंड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यू आर इन द क्लास, प्रेजेंट रहो क्लास में, बस इमेजिनेशन में नहीं खोना आपने। तो क्या मैं अब कह सकती हूँ, आप मुझे बताओ, क्या मैं कह सकती हूँ कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है ये एक पार्ट है साइकेट्री का? यस और नो? यस, एग्जैक्टली। अब मैंने क्या किया, ये साइकेट्री है, ये क्या है बेटा? साइकेट्री है। इसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल लिए
निकाल लिए, जो कि किस चीज के टॉपिक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, MHN, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के है। और ये पूरा क्या था, खुद साइकेट्री। वेरी गुड, ये क्या था, साइकेट्री था। ये जो फील्ड था ये साइकेट्री था। साइकेट्री में से मैंने क्या निकाल दिया बाहर, MHN। तो जो MHN है, क्या मैं कह सकती हूँ ये एक पार्ट है साइकेट्री का? कैन आई स्टूडेंट्स, क्या मैं कह सकती हूँ कि इसका पार्ट है? हाँ जी। तो इसका मतलब है जो हमारा MHN है वो पार्ट है साइकेट्री का। प्लीज टेल मी इफ दीज थ्री टर्म्स आर क्लियर टू यू। फर्स्ट इज साइकोलॉजी, second one is psychiatry, and third term is mental health nursing। बताइए बच्चों, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज के बाद आपको कभी भी इन तीन सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? आज के बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो मैं नहीं मानूंगी, आपको कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा आज की ही क्लास में, ठीक है? For a lifetime, please remember the differences between psychology, psychiatry and mental health nursing। तो हमारा फोकस जो है वो क्या है बच्चे? वेरी गुड बेटा, वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है? तो अब हम आ जाएंगे अपनी साइकियाट्री पे, ठीक है? तो ध्यान रखो बेटा, हमने देखा कि जो साइकियाट्री है, डिसऑर्डर्स हमने स्टडी कर लिए, वेरी गुड। अब हम पढ़ रहे थे साइकियाट्री एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। दे आर नॉट सेम, ऑब्वियसली मैम, अब तो पता चल गया कि वो सेम है नहीं। हाउएवर दे आर इंटररिलेटेड। क्यों इंटररिलेटेड है? क्योंकि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वो किसका पार्ट है? साइकियाट्री का पार्ट है। साइकियाट्री में आते हैं ऑल डिसऑर्डर्स ऑफ मेंटल एबनॉर्मेलिटी। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट आर ओनली रिलेवेंट टू नर्सिंग। आई एम श्योर कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए बेटा, अब हम स्टडी करेंगे एक और चीज। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चीज जिसको हम कहते हैं साइकियाट्री इन डिटेल। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो साइकियाट्री है अलग से, ये क्या है। ध्यान रखो बेटा, इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ, ये पॉइंट नंबर 1 है बेटा, किस चीज के साथ डील करती है? एबनॉर्मेलिटीज ऑफ माइंड। ये आपको अच्छे से समझ आ गया, राइट? कोई कंफ्यूजन इसमें? वेरी गुड। अब मैंने आपको बोला, आपको पता चल गया कि जो मेरा भाई या मेरी बहन है इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है? इतना तो आपको पता चल गया कि इसको एबनॉर्मेलिटी ऑफ माइंड है, अल्लाह बचाए, मैं ऐसे कह रही हूँ एग्जाम्पल, इसको कोई प्रॉब्लम है। तो चलो लड़ाई वड़ाई अपनी जगह, लेकिन आपको ख्याल आया क्या फिर भी मेरा भाई बहन है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है? तो अब आप इसका ट्रीटमेंट करोगे। वो ट्रीटमेंट भी हम कहाँ पे स्टडी करते हैं बेटा? साइकियाट्री में, ठीक है? एबनॉर्मेलिटीज ऑफ माइंड तो हो गया, अब आपने ट्रीटमेंट भी देख लिया। नेक्स्ट है, आप चाहते हो कि चलो ट्रीटमेंट तो इसको हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ ये फिर से वैसा ही बने जैसा ही पहले था, कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। आप चाहते हो कि इसकी जो पेशेंट की हेल्थ है वो कंप्लीटली रेस्टोर की जाए। इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज रिहेबिलिटेशन। क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए? रिहेबिलिटेशन। तो जो रिहेबिलिटेशन होता है, आपने सुना होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जेल में होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जेल में होते हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ड्रग्स करते हैं। आपने तो सुना ही होगा ड्रग्स के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनते हैं, या मैंने आपको बोला इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत टाइम के लिए जेल में रहा है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? जेल में रहा है। या कोई ऐसा पर्सन है बेटा जो काफी टाइम से ड्रग्स कर रहा है, नॉट ओनली ड्रग्स, वो अल्कोहल भी कंज्यूम करता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ऐसे सब्सटेंसेस वो लेता है। इन पर्सन्स के लिए, इन ऐसे पीपल के लिए क्या होता है बेटा? हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम इनके लिए? रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अब रिहेबिलिटेशन में सेंटर्स में क्या होता है? ट्रीटमेंट तो इसका चल रहा है, चलो फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट में इसको डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी है,
जिनकी वजह से इसका ब्रेन क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है, ठीक है। साथ साथ इस पर्सन को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप नॉर्मल हो, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो, उसके लिए हम इसको कुछ थेरेपीज देते हैं। क्या देते हैं बेटा? थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा हम इसको थेरेपीज देते हैं। उन थेरेपीज से क्या होता है, इस पर्सन की जो हेल्थ है वो बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसी हो जाती है। हमारा फोकस ही ये होता है कि हम इस पर्सन को नॉर्मल लाइफ में वापस लेकर आए। एज ए साइकेट्रिक नर्स आपका बहुत बड़ा रोल बनता है कि आप इन पेशेंट्स के साथ कैसे डील करेंगे। सो प्लीज रिमेंबर कि जो साइकेट्री है इसमें हम एबनॉर्मलिटीज ऑफ माइंड भी डिस्कस करते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी देखते हैं, साथ में हम उनको रिहैबिलिटेशन भी देते हैं। ये समझ में आ गया? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां से है। सो पे अटेंशन अगेन। द टर्म साइकियाट्री वाज कॉइन्ड बाय जॉन क्रिश्चियन रील। ये आपको याद रखना है एज सच, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने टर्म कॉइन की थी साइकियाट्री। जो साइकियाट्री की टर्म है वो किसने दी थी? जॉन क्रिश्चियन रील। याद रह गया? ये याद रखना पड़ेगा, अगर भी नहीं भी रहता है, ठीक है मैम। हमको तो अपनी दादा दादी का नाम याद नहीं रहता, ये रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। जर्मन फिलोसफर एक थे, उनका नाम था जॉन क्रिश्चियन रील, उन्होंने दिया था ये वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है बेटा। क्या होता है ग्रीक? हम क्यों कहते हैं कि ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है, ये वर्ड लैटिन से लिया गया है? चलो ऑफलाइन स्टूडेंट्स टेल मी, जब हम कहते हैं कोई वर्ड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम टाइम नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम क्यों कहते हैं बेटा कि ये ग्रीक से लिया गया है, ये लैटिन से लिया गया है? याद रखना ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए, ये दोनों जो है ये डेड लैंग्वेजेस है। डेड लैंग्वेज, जब ये दोनों लैंग्वेजेस जो है डेड लैंग्वेजेस है, उसका मतलब हुआ कि अब इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। अब देखो जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें हम आपस में बात करते हैं, उसमें आजकल एक नया ट्रेंड, एक नया कंसेप्ट चल रहा है, जेन जी वोकैबुलरी, ठीक है। नई नई वोकैबुलरी लेकर बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। जो आजकल के नए नए बच्चे हैं वो कुछ डिफरेंट वर्ड्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कोई नई वोकैब जनरेट की है उन्होंने। तो अगर ऐसा होता यहाँ पे तो आज हम इसको ग्रीक वर्ड नहीं कह रहे होंगे, आज तक साइकियाट्री का फिर से कोई और नाम बन गया होता। लेकिन साइकियाट्री का नेम कोई भी चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका वर्ड डिराइव किया गया है ग्रीक से, और ग्रीक क्या है? एक डेड लैंग्वेज है, वो अब चेंज नहीं हो सकती। डेड लैंग्वेज चेंज नहीं होती, इसलिए हमारे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हम पढ़ेंगे वो वहां से ही आते हैं। चलो बेटा वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। दो वर्ड से बना है ये, साइकी जिसका मतलब होता है सोल, और ईट्रिया और ईट्रियोस जिसका मतलब होता है हीलिंग। यानी कि साइकियाट्री का मतलब होता है हीलिंग ऑफ सोल, ठीक है। हीलिंग ऑफ सोल, या इसका मतलब हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, ठीक है। या तो इसको हम बोल सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, ठीक है। समझ में आ गया? साइकियाट्री का ऑब्जेक्टिव कभी पूछा जा सकता है, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हो तो वो ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं। इसलिए आपको ये बेसिक सा नॉलेज जो है फंडाया पता होना चाहिए। देयरफॉर साइकियाट्री लिटरेरी मींस, यहाँ पे लिखे है हीलिंग ऑफ सोल और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द माइंड। हु इज द फादर ऑफ साइकियाट्री? फिलिप पिनल जो है, फिलिप पाइनल, ये जो है ये पर्सन है एक, यही इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री, फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री, फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री। आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? फादर ऑफ साइकोलॉजी। चलो पहले हम देखेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ जी, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहेंगे? अमनप्रीत कौर बताएं बेटा। नहीं बेटा, एरिस्टोटल नहीं है, ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी या ज़ूलॉजी हम कहते हैं, एरिस्टोटल नहीं है बेटा। सिगमंड फ्रेड का नाम सुना है? सिगमंड फ्रेड साहब, सिगमंड फ्रेड, FRED,
FREUD। सिगमंड फ्रेड है बेटा, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। वेरी गुड। एरिस्टोटल जो है वो फादर है बायोलॉजी का या जोलॉजी का। नेक्स्ट इज हु इज द मदर ऑफ साइकेट्री। अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो वो ऐसे क्वेश्चन भी डाल सकता है, हु इज द मदर ऑफ साइकियाट्री। हिल्डेगार्ड पावलोव, ये इसका नाम है, कुछ याद रखना है आपने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स कौन थी। फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स लिंडा रिचार्ड। दिस इज इजी, काइंड ऑफ इजी। सो लिंडा रिचार्ड जो थे वो क्या थे, फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स। अब इनको चेंज नहीं करना है, आप खुद से मदर को फर्स्ट साइकियाट्रिक, फादर वादर को इधर उधर नहीं कर सकते, या आपको ऐसा अच्छी याद रखना पड़ेगा कि किसका क्या नाम है। ठीक है, रख लो याद, कोई बात नहीं। अब एक और आता है हमारा जिसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइकियाट्री में, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसने एक बुक लिखी थी साइकियाट्री पे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनका नाम था बेंजामिन रश। क्या नाम था? बेंजामिन रश। अमेरिका से बिलोंग करता था, देयरफॉर ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन साइकियाट्री। अगर एग्जामिनर का मूड बिल्कुल ही खराब हुआ तो फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अमेरिकन साइकियाट्री का कौन फादर है? बेंजामिन रश। वेरी गुड बेटा, इतना सबको समझ में आया अच्छे से? अच्छे से ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जितना हमने पढ़ा क्या इतना सबको समझ में आ गया? सबको अच्छे से समझ में आ गया इतना? तो ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम तैयार हैं, बिल्कुल मैम, अब हमारी ट्रेनिंग हो गई है। अब हम पढ़ सकते हैं कि साइकियाट्रिक नर्सिंग होती क्या है या मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती क्या है। अब हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी हो कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ? रेडी है सब? वेरी गुड, सब रेडी है। तो डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या चीज है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस दैट डील्स विद, फर्स्ट है बेटा किस चीज के साथ डील करती है, सेकेंड है बेटा किस चीज के साथ डील करती है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। नर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग ने ध्यान रखना है। चलो चलो बेटा, फर्स्ट करता है ये प्रमोशन। प्रमोशन किस चीज की? प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। ध्यान रखना है, प्रमोशन है मेंटल हेल्थ और प्रिवेंशन है मेंटल इलनेस। उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है? ट्रीटमेंट। ये हमने अभी देखा। रिहैबिलिटेशन हमने अच्छे से देखा। क्या रिहैबिलिटेशन फिर से कहने की जरूरत है? क्या करते थे हम इसमें बच्चे बोलो? एक पर्सन की हेल्थ जो है पूरी तरह से रेस्टोर करते थे, उसको फिर से नॉर्मल बनाते थे। ठीक है, आप कहाँ कहाँ पे? सिर्फ हॉस्पिटल्स में। मैम मुझे सैलरी चाहिए तो मुझे क्या करना है? सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम करना है? नहीं बेटा, साथ में आपका कम्युनिटी में भी काम होता है। कम्युनिटी में इंडिविजुअल्स की मेंटल हेल्थ पे काम करना और हॉस्पिटल्स में काम करना, ये सारा आता है नर्सिंग प्रैक्टिस का पार्ट। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ये दोनों चीजें होती क्या है, और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि इन दो टर्म्स में क्या है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज ड्रॉप इट इनटू द कमेंट्स। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। माई गुड विशेस आर विद यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसी के साथ पढ़ते रहिए और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।